उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सुनते हैं गीतकार और संवाद लेखक जलेश शर्वानी से निम्मे मिश्रा की बातचीत। आपका हमारे विविध भारती के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। शर्वानी साहब, शुरुआत करते हैं आपके घर से, जहां से आप मुंबई तक आए, और ये मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? मैंने मुंबई आने का जिस दिन फैसला किया तो वो फैसला अलीगढ़ में लिया गया था। मतलब आप अलीगढ़ के? जी, मैं अलीगढ़ का हूँ। और वैसे मेरा गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट एटा में पड़ता है, लेकिन तालीम के सिलसिले में हम लोग हमेशा अलीगढ़ रहे। तो एक दिन ऐसा लगा कि दुनिया में मेरी अंधेरा है, कुछ करने के लिए नहीं है सामने। तो अचानक ये फैसला किया कि एक बड़े शहर चला जाए जहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगे, बड़े मौके होंगे, बड़े अवसर मिलेंगे। तो क्यों ना किस्मत आजमाई के लिए एक बड़े शहर चला जाए। तो उस वक्त मेरी नज़र में बड़ा शहर मुंबई था। बस आंख बंद करके चला गया, टिकट विंडो पे खड़ा हो गया, और उस कमबख्त ने भी ये नहीं पूछा कि भाई मुंबई क्यों जा रहे हो। उसने उठा के मुझे टिकट दे दिया और मैं मुंबई चला आया। मतलब यहाँ कोई जान पहचान, कोई ठौर ठिकाना? खुदा को जानता था, उसके अलावा तो एक भी चेहरा मेरी पहचान का नहीं था। और जब मैं दादर स्टेशन पे उतरा तो उस वक्त मेरी जेब में 2 रुपए और 60 पैसे थे। तो रुपए भी नहीं लिए घर से? नहीं, कुछ नहीं लिया। मुझे ये अंदाजा था कि अगर मैं पैसे लेके जाऊंगा तो काम नहीं करूंगा, लिहाजा खाली जेब चलो, पहले दिन से काम करना पड़ेगा। तो आपने इजाजत तो ली थी घर में? हाँ हाँ, बिल्कुल इजाजत ली थी। मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ रोजी रोजी की तलाश में, कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी नहीं है जो मैं जी रहा हूँ, जहाँ सिर्फ खाना है और सोना है। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहा था मैं। अच्छा, और ये आपको कब पता चला कि आप बहुत अच्छी कविताएं या गीत बहुत अच्छे लिखने लगे? खैर, अच्छा तो लोगों ने कहना शुरू किया, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि ये अच्छा है, लेकिन बहुत कम उम्र से मैंने लिखना शुरू किया था। समझ लीजिए 9th क्लास का स्टूडेंट था, तब से मैंने लिखना शुरू किया। कुछ दिन डर से छुपाया, उसके बाद हिम्मत करके लोगों को सुनाना और दिखाना शुरू किया, और उनके प्रोत्साहन की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं राइटर हूँ। तो घर में ऐसा माहौल था कि आप अचानक ही लिखने लग गए? नहीं, घर में तो नमाज रोजे का माहौल था। घर से मुझे कभी कोई लेखन के लिए प्रेरणा नहीं मिली। वैसे बहुत प्रेरित किया मेरे माँ बाप ने, स्पेशली मेरी माँ ने। उन्होंने हमेशा यही कहा कि बेटे, जो भी करना है निष्ठा से करना, पूरी लगन से करना, और ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम शर्मिंदा हो। तो आज तक मालिक का करम है, ऐसा कोई कर्म मेरे हाथों नहीं हुआ जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और मैं समझती हूँ कि जिंदगी का यही पाठ बहुत बड़ा है। इसी से आप बहुत कुछ सीख लेते हैं कि आपको ये संस्कार दिए जाएं कि आप जो भी कुछ करिए ईमानदारी से करिए, निष्ठा से करिए। जी, मैं उसे तो गुरु मंत्र मानता हूँ, और माँ से बड़ा कोई गुरु हो नहीं सकता, क्योंकि पहले शब्द ही माँ सिखाती है। माँ ही चलना सिखाती है, माँ ही बाप की पहचान कराती है, माँ ही दुनिया दिखाती है, माँ ही हिम्मत देती है, माँ की ही ममता सब कुछ है। बातचीत का ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आपकी पसंद का एक गीत हम सुनना चाहते हैं, और हमारे सुनने वाले भी। एस.एच. बिहारी साहब का गीत है, जिसको ओपी नैयर साहब, जो कि मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, और मुझे बहुत स्नेह है उनका प्राप्त है, बहुत प्यार मुझे क्या निराली धुनें बनाते। ओहो हो। फिल्म थी कश्मीर की कली, और गाना था इशारों इशारों में। बड़ा खूबसूरत इशारा, बहुत खूबसूरत गाना। चलिए सुनते।
थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। आप क्या गीतकार ही बनने आए थे या कुछ मन में निश्चय किया था? क्योंकि फिल्म नगरी की तरफ जो आते हैं अमूमन उनके दिल में कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिखने की चाहना भी होती है। ऐसा तो कुछ नहीं था आपके पीछे? नहीं, मुझसे आईने ने कभी झूठ नहीं बोला और ना मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा नजर आता हूँ। वैसे मेरी माँ कहती है मैं बहुत खूबसूरत लगता हूँ और मेरा ख्याल है हर माँ ऐसी अपना बेटे को कहती होगी। लेकिन माशाअल्लाह खूबसूरत हैं आप। धन्यवाद। मेरी माँ ने ये विश्वास दिलाया मुझे कि बेटे शक्ल अच्छी बना के रहना हमेशा, ताकि लोग तुम्हारी तरफ देखें और मुस्कुराएं, तुम्हारी तरफ से नजरें ना घुमाएं। ऐसी शक्ल अपनी कभी मत बनाना, ऐसा हुलिया कभी मत बनाना था। इसलिए मैं छोटे बाल भी रखता हूँ, बड़े बाल नहीं करता, कोई फैशन ऐसा नहीं करता जिससे लोग मेरी तरफ देख के हंसें मुझ पर। जब खुदा ने मुझे ऐसा कोई कमजोरी मेरे अंदर पैदा नहीं की जिसे लोग देखकर हंसे, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपने अंदर ऐसा कोई चीज पैदा नहीं करनी चाहिए जिसे लोग देखकर हंसे, क्योंकि मैं हंसने के लिए नहीं हूँ। जी हाँ। तो मुंबई शहर आने का मकसद फिल्म में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मैंने पहली फिल्म के संवाद लिखे थे, जो फिल्म थी प्रतिघात,
जी। जो काफी हिट हुई, बहुत बड़ी हिट थी, वो ट्रेंड सेटर थी हिंदुस्तान में। उससे पहले मैंने शायद 50 फिल्में पूरी नहीं देखी थी। अच्छा, देखी भी नहीं थी? नहीं देखी शौक थी। नहीं था फिल्म? बिल्कुल नहीं था, और अभी भी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैंने शायद पिछले 8-9 साल में थिएटर में 2 फिल्में देखी। हाँ, जो फिल्म मैं लिखता हूँ उसकी ट्रायल तो मुझे देखनी पड़ती है, वरना प्रोड्यूसर मुझे निकाल देगा। लेकिन उसके अलावा उसके अलावा मैं वाकई फिल्में नहीं देखता। मैंने जितने टीवी सीरियल्स लिखे हैं, कभी कोई एपिसोड मैंने बैठ के नहीं देखा। गाने जितने किए हैं फिल्मों में, सीडी आती है, कैसेट्स आती हैं, एक बार बीवी पे रोब जमाने के लिए उसे सुनाता हूँ, देखो मैंने क्या काम किया है। उसके अलावा वो बेचारी जब भी सुनना चाहती हैं सुन लेती हैं, मैं बहुत कम सुनता हूँ। क्यों आपका दिल नहीं करता कि जो आपने लिखा है वो संगीत में ढल के, या जो आपने सीरियल लिखा है या जो फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं, तो वो कैसे उभर के आ रहे हैं सामने, कलाकार उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? दिल नहीं? देखिए, एक बार तो देखना ही पड़ता है ट्रायल रो, और उसके अलावा भी अगर कभी इत्तेफाक से एक फिल्म देखनी पड़ती है तो हमें ये मालूम है कि हमने क्या लिखा है, हमें ये मालूम है क्या शूट हुआ है, हमें ये मालूम है किस तरह किस कलाकार ने परफॉर्म किया है। अब देखिए, जिस फिल्म में बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, मजे हुए कलाकार होते हैं, तो एक मामूली लाइन को भी जीवित कर देते हैं स्क्रीन पे, देखने का मजा जरूर आता है। कौन नहीं चाहेगा कि उसके काम पे तालियां बजें और शोर गड़गड़ाहट तालियों की जो थिएटर में हो। बिल्कुल, बहुत बड़ा उत्साह मिलता है, उससे बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है, और ऐसा लगता है कि हमें लोग जानते हैं। क्योंकि इंसान की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे कौन जानता और कौन नहीं जानता। जितना भी लोगों ने बड़े काम किए, मैंने तो अभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे बड़ा कहा जाए, लेकिन जितने बड़े लोग गुजरे हैं, जिन्होंने बड़ा काम किया है, उनकी ये जिज्ञासा जरूर रही होगी कि लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते। हाँ, काम से जानते काम से जानते हैं, नाम काम से बनता है। जी हाँ। तो जो काम किया वो मालूम है, लेकिन उसी काम को अगर बार बार मैं ही निहारता रहूंगा और मैं ही सराहता रहूंगा तो अगला काम कौन करेगा? बहुत अच्छी सोच है आपकी। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और कि आप गीतकार तो हैं एस्टेब्लिश, और आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि और क्या क्या लिखते हैं आप, क्योंकि जैसे आपकी बातचीत से पता चल रहा है तो बहुत कुछ छुपा है जो हमको नहीं पता। हमारे देखिए, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में मैंने लेख लिखे हैं, उसी से शुरुआत हुई। छोटे छोटे अफसाने, कविताएं, फिर ड्रामे लिखे। मेरी रुचि जो थी वो व्यंग की तरफ रही है हमेशा, तो मैं व्यंगकार के रूप में जाना जाता हूँ। उसी तरह से जब मैं मुंबई आया और मुझे पहली फिल्म मिली, इससे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में श्री नक्श लालपुरी साहब लेकर आए, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, मेरे पिता समान हैं। उनकी वजह से मुझे फिल्मों में एंट्री मिली, और मेरी पहली फिल्म भी जो थी वो पॉलिटिकल सटायर थी, प्रतिघात। उसके बाद मेरे ऊपर ठप्पा लग गया कि कोई पॉलिटिकल सटायर लिखाना है या कोई अंडरवर्ल्ड की फिल्म लिखानी है जिसमें ड्रामेटिक डायलॉग होने चाहिए तो जली शर्वानी को बुलाओ। जब तक मैंने अंदाज सीरियल नहीं लिखा और गाने नहीं लिखे, लोगों को ये खतरा था कि ये आदमी शक्ल से तो रोमांटिक लगता नहीं है, क्या रोमांस लिख पाएगा। जब अंदाज सीरियल में रोमांटिक सीन्स लिखे, या लॉरेंस डिसूजा साहब की मैंने संग्राम जो फिल्म में संवाद लिखे थे, वो रोमांटिक फिल्म थी, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, ये आदमी रोमांटिक भी लिख सकता है। उसके बाद मुझे रोमांटिक फिल्में मिली, जैसे मैंने सलीम अख्तर साहब जो आफ्ताब फिल्म्स की एक फिल्म लिखी है, चांद सा रोशन चेहरा। अच्छा। वो रोमांटिक फिल्म है, उसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सब कुछ मैंने लिखा है। तो अब लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये रोमांस भी लिख सकते हैं, तो वो जो ठप्पा था मेरे ऊपर वो तकरीबन हट गया है। अच्छा, बातें इसके बारे में और भी करेंगे कि प्रतिघात फिल्म आपको कैसे मिली और अभी कौन सी फिल्में करने वाले हैं, पर गाना आपकी पसंद का जरूर सुनना चाहेंगे। फिर मैं आपसे वही दरखास्त करूंगा कि ओपी नैयर साहब ने एक फिल्म में म्यूजिक दिया था, फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। बहुत ही खूबसूरत गाने। जी, उसमें अनजान साहब ने एक गाना लिखा था, आपके हसीन रुख पर। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी जो पहली फिल्म थी प्रतिघात, वो आपको कैसे मिली और आप उससे इतने एक सफल नाम आपका हो गया फिल्मी दुनिया में, तो वो उसके बाद आपको कैसा लगा और फिल्म कैसे मिली? ये जैसे मैंने बताया कि नक्श लालपुरी साहब के कारण मेरी मुलाकात देवी दत्त साहब से हुई। उनकी एक सीरियल थी अपने पराए, जो 1987 में दूरदर्शन पे आई थी। मैंने उस सीरियल के संवाद लिखे थे। देवी दत्त साहब को बहुत पसंद आया मेरा काम, और उनके जरिए मैं राजश्री में स्वर्गीय सेठ ताराचंद बरजातिया जी और राजकुमार बरजातिया जी से मेरी मुलाकात हुई, और उनके प्रेम और स्नेह और उन्हीं के विश्वास के कारण मुझे फिल्म प्रतिघात मिली। प्रतिघात लिखने के बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई तो बहुत सफल फिल्म थी। उसके बाद लोगों को लगा कि एक अच्छा नया राइटर मिला है। उसके बाद मुझे फिल्में मिलना शुरू हो गई, काम करता रहा। सच मानिए, मुझे इतनी तेजी से कामयाबी पाने की न तो उम्मीद थी और न कोई ऐसा विश्वास था कि मैं जाते ही पहाड़ खोद डालूंगा और झंडे गाड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था मैं काम करूंगा क्योंकि मैं भाषाएं जानता हूं, मेरे पास विचार हैं, मेरे पास अभिव्यक्ति है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं और ढंग से एक्सप्रेस कर सकता हूं। मेरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डिफरेंट है, और मैं आम घटिया किस्म की बातें नहीं करना चाहता हूं, ना लिखना चाहता हूं, ना मैं उससे सहमत हूं अगर कोई ऐसा करता है तो। जो भी हो, क्योंकि उत्तरदायित्व है एक कलाकार पर, एक राइटर को समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है। देखिए, हम जो परोसते हैं वो लोग खाते हैं। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो अपनी चॉइस नहीं बताता है, आप जो भी उसे परोस देते हैं वो खा लेता है। इसी तरह कलाकार जब किसी भी कला का प्रदर्शन करता है, वो लेखन हो, चित्रण हो, जो भी हो, उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती है। तो ऑडियंस या श्रोता या दर्शक वो ही देखते हैं जो हम दिखाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना दिखाएं जिसमें समाज में किसी प्रकार की विकृति पैदा हो। ये हमारा उत्तरदायित्व है। मैं समझता हूं ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसमें समाज में एक भी आदमी प्रभावित होकर कोई गलत कदम उठाए। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम समझते हैं कि हमारे सुनने वाले इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। और अब हम ध्यान देंगे आपकी पसंद के एक गीत पे। कौन सा है? अनाड़ी, जिसमें आनंद मिलिंद साहब ने म्यूजिक दिया था। जी। समीर भाई ने ये गाना लिखा था।
फूलों सा चेहरा तेरा। वाह वाह, क्या गाना है, और ये गाना बड़ा मशहूर हुआ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है, चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है, शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। शेरवानी साहब, मैं ये कह रही थी कि जो गीतकार होते हैं जी या डायलॉग लिखते हैं, मतलब जो भी लेखन का काम फिल्मों में करते हैं, जी, उनको जो नाम मिलना चाहिए, जिस इज्जत या शोहरत के वो हकदार हैं, वो नहीं मिल पाती। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पर उनका क्योंकि नाम लोग इतना जानते नहीं है जितना पर्दे के लोगों को जानते हैं, और उनको वो शोहरत शायद नहीं मिल पाती इसमें आम आदमी से। जी, जो प्रत्यक्ष है लोग उसी को देखते हैं, जो छुपा हुआ उसे ढूंढना पड़ता है। तो आप हीरो को या हीरोइन को या कलाकारों को पर्दे पे देखते हैं, उन्हें शक्ल से पहचानते हैं। अगर आप 10 मिनट पहले थिएटर में चले जाएं तो वो नाम भी आपको देखने को मिलेंगे जो पर्दे के पीछे होते हैं। पर आपको नहीं लगता कि वो नाम बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं जब तक हम पढ़ते हैं? नहीं, देखिए, एक सिस्टम है कि 18 सेकंड का अगर टाइटल होगा तो 18 सेकंड का ही टाइटल होगा। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ बंदिशें होती हैं, लेकिन इसी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे राइटर गुजरे हैं जिनको आज तक इज्जत की नजर से देखा जाता है। जैसे पंडित मुखराम शर्मा साहब थे, हाँ। बैनर लगा करते थे पंडित मुखराम शर्माज घराना, हाँ। उनके नाम से फिल्म चलती थी। यही मैं कहना चाहती थी। साहिर साहब हाँ। के नाम से फिल्म दिखती जी थी। हाँ। विजाहत मिर्जा के नाम से लोग फिल्म देखने जाते थे। कादर खान साहब के नाम से क्राउड अंदर जाती है। सलीम जावेद के नाम से क्राउड अंदर जाती थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि राइटर्स को अहमियत नहीं मिली या उनको नाम नहीं मिला। जो जिसके काबिल था उसको उतना जरूर मिला है। और आज भी देखिए आप, अनीस बज़मी साहब हैं, इकबाल दुरानी साहब हैं, के सिंह साहब हैं, दिलीप शुक्ला साहब हैं, रूमी जाफरी साहब हैं, इनको ऑडियंस जानती है। बिल्कुल तय बात है, इन्हें ऑडियंस जानती है। पर आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो अभी जो फिल्मी गाने हैं उनका जो स्तर है
और जो पुराने ज़माने के होते थे। तो पुराने ज़माने के जितने गीतकार थे वो सब की ज़बान पे उनके नाम थे। आज क्योंकि जो लिरिक होती हैं आजकल के फिल्मी गीतों में, उसमें कुछ बदलाव आया है या उनमें वो ताजगी नहीं है, या उसमें कुछ ऐसा है कि लोग उतना नहीं जान पाते, या फिर लिखने वालों की संख्या बढ़ गई? नहीं, ये बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि गिरावट आ गई, ये बात बिल्कुल सही है। जीवन के स्तर में गिरावट आई है। अगर आप पूर्ण रूप से देखें और सारी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाएं तो जीवन में गिरावट आई है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्तर गिरा है। मैं समझता हूं ये जो भौतिकवाद की मानसिकता बढ़ गई है समस्त संसार में, ये उसका नतीजा है। क्योंकि आज इंसान पता नहीं क्या क्या खरीदना चाहता है, क्या क्या पाना चाहता है, वो उसकी बिसात है या नहीं है, फिर भी पाना चाहता है, और जल्दी जल्दी, और बहुत जल्दी पाना चाहता है, बगैर मेहनत के। जी, आज टेलीविजन की वजह से कितने सारे नए एक्टर्स मिले, कितने सारे नए राइटर्स मिले, तो संख्या तो बढ़ी है। अब वही लोग जब यहां आते हैं तो अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है काम आपसे कौन ले रहा है। मैं समझता हूं लेखक ये समझता है कि उसने एक जनरल स्टोर खोला है, कोई स्पेसिफिक शोरूम नहीं खोला है। आपको ब्लेड चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको ब्रश चाहिए वो भी मिल जाएगा, दाल चाहिए वो भी मिल जाएगी, आटा चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेकिन जब स्पेसिफिक शोरूम होता है कि हमें यही प्रोडक्ट बेचना है और वही बेचते हैं, तो वो जावेद अख्तर बनते हैं। क्या बात कही आपने। बाकी सबको वो करना पड़ता है जो उनसे कहा जाता है। हर इंसान की अपनी मजबूरी है। अगर वो प्रोड्यूसर को मना कर दे, नहीं साहब ऐसा गाना मैं नहीं लिखूंगा, जैसे आज आइटम सॉन्ग है, आपको उस स्तर पर अपने आप को लाना पड़ता है। उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बड़ा संघर्ष, और सबसे बड़ी बात है किस्मत। हर आदमी उतनी बड़ी किस्मत लेकर नहीं आया, तो वो स्तर तो जरूर गिरा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो डिमांड्स हैं। म्यूजिक डायरेक्टर कहता मुझे ये चाहिए, डायरेक्टर कहता मुझे ये चाहिए, प्रोड्यूसर कहता मुझे ये चाहिए। नहीं सर ये कैसे होगा, अरे तो फिर मैं दूसरे से करा लेता हूं। तो उस आदमी को ये एहसास होता है अगर ये दूसरे से करा लेगा तो जो मैंने वादा किया है 12 तारीख को पेमेंट करने का, वो कहां से करूंगा। बहुत लोगों की मजबूरियां हैं, बहुत लोगों की मजबूरियां हैं जिनके अंतर्गत वो लोग काम करते हैं, और यकीन मानिए वो लोग अपना मन मार के करते हैं, लेकिन सरवाइव तो करना है, जीविका तो चलानी है, बच्चे तो पालने हैं, घर के खर्चात उठाने हैं, इसलिए ये सब कंप्रोमाइजेस हो रहे हैं। जी हाँ, बात बड़ी गंभीर हो गई है। चलिए आपकी पसंद का एक गाना सुनते। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा सिंगार, तेरा सिंगार फरिश्तों से कराया होगा, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा सिंगार फरिश्तों से कराया होगा, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा। तेरी जुल्फों को घटाओं में भिगोया होगा, तेरी आँखों को शराबों में डुबोया होगा, तेरे होठों पे गुलाबों को निचोड़ा होगा, चांद के नूर से इस जिस्म को धोया होगा, सारी हूरों ने, सारी हूरों ने तुझे मिल के सजाया होगा,
जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती, और विविध भारती से आप सुन रहे हैं गीतकार और संवाद लेखक जलील शेरवानी से निम्मी मिश्रा की बातचीत। शेरवानी साहब, अभी आपने इस गीत के पहले बात की कि बहुत सी मजबूरी में, ना चाहते हुए भी अपना घर बाहर चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत सी कॉम्प्रोमाइजेस करने बिल्कुल पड़ते। सच्ची बात है। तो इस फिल्मी दुनिया में क्या आप मानते हैं कि काबिलियत ज्यादा मायने रखती है कि आपका जो पीआर है या आपकी जो जान पहचान है? देखिए, इसमें कई चीजें काम करती हैं। एक आदमी में प्रतिभा होती है, लेकिन उसकी पहुंच सही नहीं होती। काम बहुत देर से मिलता है, लेकिन स्थायी होता है। एक आदमी की पहुंच बहुत कमाल होती है, प्रतिभा नहीं होती, उसे काम जल्दी मिलता है, पर उसमें स्थायित्व नहीं होता, उसे बहुत जल्दी वापसी का टिकट मिल जाता है। अब फिल्मों का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि चलिए 50% हम देते हैं तकदीर को हिस्सा, 40% देते हैं प्रतिभा को, 10% कोशिश को। तो अच्छा, जैसे कहते हैं कि बहुत संघर्ष और लोग तरह तरह की बातें करते हैं फिल्मी दुनिया के बारे में, आप उसमें इतने दिनों से हैं, इतना आपने काम किया है, आप किस तरह उसको परिभाषित करेंगे कि क्या है, किस तरह? संघर्ष तो बहुत जबरदस्त है, ये सच है। मैंने भी यहाँ 11-11 दिन के फाके किए हैं इस शहर में। मैंने भी स्टेशनों पर रातें गुजारी हैं, लोकल ट्रेन में बैठ के पूरी पूरी रात गुजारी है, क्योंकि मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और न कभी किसी से कोई मदद लेने गया। ये अपनी अपनी बात है, लेकिन संघर्ष तो बहुत बड़ा है। लेकिन आज संघर्ष, जितना काम बढ़ा है उस हिसाब से संघर्ष कम हुआ है। आज मौके ज्यादा हैं। पहले काम कम था, काबिल लोग बहुत थे। आज काम बहुत है, लोग भी बहुत हैं, इसीलिए मौके भी बहुत हैं, अवसर बहुत हैं। अगर आप वाकई कुछ काम करना जानते हैं इस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में भी हो, आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आपको काम करना आता है, काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष तो अभिन्न अंग है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो बहुत जबरदस्त करना पड़ता है, और संघर्ष को अगर कर्तव्य समझ के किया जाए तो वो अनिवार्य हो जाता है आदमी पे। जी हाँ। लेकिन संघर्ष को अगर बोझ समझ लिया जाए तो हिम्मत ही कहां से आएगी। तो संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। संघर्ष ही जीवन में सफलता दिला सकता है, बाकी कोई चीज नहीं दिला सकती। जिंदगी में हर एक की कोई ना कोई एक खास ख्वाहिश होती है, कई कई ख्वाहिशें होती हैं, और कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। आपकी कौन सी ख्वाहिशें हैं ऐसी जो कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ बाकी हैं? देखिए, सपने मैंने नहीं देखे। मैं सच्चाई से जुड़ा हुआ इंसान हूं। मेरे सामने जो परिस्थिति होती है मैं उसी में जीता हूं और उसी को मानता हूं। एक ख्वाहिश जरूर है मेरी, वो किस हद तक पूरी हो पाएगी और कब पूरी हो पाएगी मैं नहीं जानता। वो ख्वाहिश ये है, लोग मुझे एक अच्छा इंसान कहना शुरू कर दें। एक ही ख्वाहिश? बिलीव मी, विश्वास कीजिए, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे कुछ नहीं पाना है, क्योंकि मैं सफलता को सफर समझता हूं, मंजिल नहीं समझता। बहुत अच्छी बात। मंजिल उस दिन आती है जिस दिन आंख मूंदी जाती है, उसके बाद किसी चीज का कोई महत्व नहीं रहता। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, पर गाने का इंतजार हमारे सुनने वालों को होगा। परदेश से शुरू करें कुछ? हाँ जी हाँ, मेरा मतलब है फिल्म परदेश वाजपेयी साहब की, हाँ। जिसमें नदीम श्रवण साहब ने म्यूजिक दिया था। जी हाँ। और अगेन हमारे बहुत ही प्रिय गीत लेखक स्वर्गीय आनंद बख्शी साहब का गाना, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने। क्या गाना, चलिए सुनते। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर
निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। Obla di di di, obla da da da, obla do do do, what to do? Obla di dum di dum di dum, obla da dum da dum da dum, obla do dum do dum do dum. We love you. नहीं याद कब से मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है। बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। Docorre mustaquedo, do mute pasarre mucarredo, la tarre becate go, जाने कहाँ से लो आ गई है वो। भला कौन है वो हमें भी बताओ, ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ। ये किस्से सभी को सुनाते नहीं है, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है, छुपाते नहीं है। तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। किसी रोज अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला,
जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। हाँ, तो शेरवानी साहब, हम बात कर रहे थे कि एक गीतकार की क्या जिम्मेदारी होती है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अब गीतकार के अच्छे अच्छे गीतों की भी तो बातें करें। आपने कौन सा जो काम किया है आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझसे शादी करोगी, उसके गाने काफी धूम मचा रहे हैं, बहुत धूम मचा रहे हैं, और कुछ अच्छे गाने मन पड़े हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद शादी करके फंस गया यार, उसमें साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और डब्बू मलिक दोनों ने म्यूजिक दिया, और मैंने दोनों के गाने लिखे। अच्छा। 4 गाने मैंने उसमें लिखे, बाकी 2 और लोगों के भी गाने हैं। उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, खूबसूरत गाने हैं उसके। फिर एक फिल्म अली बाबा 40 चोर, उसके सारे गाने मैंने लिखे हैं। वो अशोक रंगलानी साहब ने प्रोड्यूस किए और सुनील अग्निहोत्री साहब ने डायरेक्ट किए। फिल्म फैंटेसी फिल्म है, बच्चों की फिल्म है, तो उसमें कुछ अलग लिखने का मौका मिला बच्चों के लिए। लॉयन अंकल और डाकू और ये और वो, इस किस्म की बात है। दूसरी एक फिल्म स्कूल चिल्ड्रन बेस्ड है, 9th और 10th क्लास के बच्चों का रोमांस, जिसे हम इन्फैचुएशन कहते हैं। जी हाँ। कि वो प्रभावित हो जाते हैं लड़का लड़की एक दूसरे से, और वो समझते हैं कि वो प्रेम करने लगे, जबकि वो प्रेम का मतलब समझते नहीं है। तो एक ऐसी कहानी है जिससे शायद बच्चों को सबक मिलेगा, जो बड़ा काम हो। उसमें आनंद मिलिंद साहब का म्यूजिक है और मैंने गीत लिखे हैं। एक फिल्म पंकज पाराशर साहब की, जिसको सहारा मनोरंजन ने प्रोड्यूस किया है, फिल्म का नाम है इंतकाम। उसमें मनोज वाजपेयी साहब, ईशा कोपीकर जी और नेत्रा रघुरमन जी हैं, इन लोगों ने एक्टिंग की है। उसमें भी आनंद मिलिंद साहब का संगीत है और मैंने गाने लिखे हैं। तो ये तो गानों की फिल्में हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में एक तो इंतकाम है, उसमें गीत भी लिखे और संवाद भी लिखे, और एक आफ्ताब फिल्म्स की बैनर तले फिल्म चांद सा रोशन चेहरा, उसकी स्क्रिप्टिंग मैंने की है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं ये। अच्छा, आप ये बताइए कि इतना आप गीत लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो है तो सब लेखन जी, पर एक खास आनंद आता है किसी काम में, जैसे गीत लिखने में या कहानी में या संवाद, तो कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है? संवाद लिखना। संवाद लिखना, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे चरित्र जीता हूँ खुद में। बहुत सारे पात्र मेरे सामने होते हैं और वो मेरे गुलाम होते हैं। उनकी मतलब आप जो चाहें उनसे करवा सकते हैं। जी, उनकी नकेल मेरे हाथ में होती है, मैं उन्हें शब्द दूंगा तो वो बोलेंगे, और वो शब्द देना मेरे हाथ में होता है। मैं किस प्रकार की भाषा उन्हें देना चाहता हूँ, कैसे शब्द देना चाहता हूँ, कितनी अच्छी बातें उनसे बुलवाना चाहता हूँ, कितने गंदे डायलॉग उनसे बुलवाना चाहता हूँ, विलन वगैरह, वो सब मेरे हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल में, आई एम इन कमांड। ये सारे चरित्र मैं जीता हूँ, और मैं लिखते समय चीखता भी हूँ, रोता भी हूँ, बुरी बुरी बातें भी करता हूँ। जब विलन का नाम आता है तो उसे 2-4 गालियां भी दे डालता हूँ। मैं वो चरित्र जी के ही संवाद लिखता हूँ, इसलिए शायद संवाद में असर लोग कहते हैं कि है। नहीं है ना, बिल्कुल। पर अभी कुछ बात गीत की करते हैं, फिर मैं आपसे लिखने के बारे में और कुछ बात करना चाहती हूँ। चलिए, तो फिर एक अच्छा गाना सुनवा दीजिए ना। अरे आप सुनवाएंगे, आप बताएंगे, हम सुनवाएंगे। समा है सुहाना सुहाना। बिल्कुल, समा बहुत सुहाना है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, कह रही है नजर नजर से अफसाने, कह रही है नजर नजर से अफसाने। हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने, देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है, दिल बेजुबान है।
दिलों का मस्ताना। हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना। हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है। जिसे प्यार चाहिए वही दरमियाँ है। है सुहाना नशे में जहाँ है। किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। जी हाँ, गीत हमने सुना। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपके लिखने के बारे में मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। आपको सबसे अच्छा लिखना कब लगता है? ये संवाद लिखना या गीत लिखना, जो भी कुछ आप लिखते हैं। समय की बात? हाँ। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप मुझे ट्रेन में बिठा दीजिए, 50 लोगों की भीड़ होगी, या कमरे में बिठा दीजिए, टेलीविजन ऑन कर दीजिए, रेडियो ऑन कर दीजिए, 4 औरतों को बिठा दीजिए बात करने के लिए। लेकिन मैं जितना लिखना चाहता हूँ मैं लिख लेता हूँ। मतलब कोई ऐसा खास नहीं, मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती। जब मैं काम करना चाहता हूँ कोई शोर कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं सुनता उस वक्त। मतलब पूरे ध्यान मैं बिल्कुल बहरा हो जाता हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो होटल में डिस्को के बाहर बैठ के मैंने गीत लिखे और डिस्को में जिस किस्म का म्यूजिक बजता है और जितना शोर होता है उसका आप अंदाजा लगा लें, लेकिन मुझे वो म्यूजिक बिल्कुल सुनाई नहीं देता। मैं वो करता रहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी तरह डूब जाते हैं उसी में, फिर आपको ना कुछ दिखाई पड़ता है ना सुनाई, मतलब अपने काम में लगे। बिल्कुल सही बात है। तो बीवी को भी शिकायत रहती है ना। अरे उनको तो रहेगी। इतनी सुंदर महिला मेरे सामने बैठी रहती है और मैं देखता नहीं। अच्छा, अब आपने बात बीवी की चलाई है तो आप अपने परिवार के बारे में भी तो कुछ बताइए। मेरा जो अपना परिवार है, जी हाँ, मैं और मेरी बीवी जी, वो मेरी बेटी, मैं उसका बेटा, बाकी कुछ नहीं है। मतलब बच्चे नहीं है। अच्छा, और आप जहाँ से आए हैं घर में आपका कौन सा नंबर है? कितने भाई बहन है? नंबर तो मेरा एक ही होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूँ। आप तो नंबर 1 हैं ही। मेरे 4 भाई और हैं और एक बहन है। मतलब आप सबसे बड़े? मैं सबसे बड़ा हूँ। तो उन लोगों को कैसा लगता है कि आप इतनी शोहरत पा रहे हैं, नाम मिलता है, तो कैसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से अलग क्यों हो गया, मैं इन जैसा क्यों नहीं रहा। क्योंकि जितने सुख से वो लोग हैं, जितनी शांति उनके पास है, मेरे पास नहीं है। मुझे ये लगता है कि मैं किस लालसा में चला गया था, मैं क्या पाना चाहता था, क्या मैं हो गया, मैं इन जैसा क्यों नहीं रह गया। ये लोग तो मुस्कुरा लेते हैं, ये लोग तो हंस लेते हैं, ये लोग परिवार के साथ रहते हैं, अपनों में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। मैं दूसरों का हो गया, ऐसा लगता है मुझे। आप जब लिखते हैं तो हमारे बहुत से सुनने वाले ऐसे हैं जो अभी प्रोग्राम सुन रहे होंगे, जो कुछ काबिलियत रखते हैं, लिखना जिनको आता है, या किसी किसी के सपने हैं कि वो इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दोस्तों, अगर आपके पास प्रतिभा है और संघर्ष की शक्ति है तो उठाइए बोरिया बिस्तरा। पर अपने को जानना बहुत जरूरी है। वही तो मैंने कहा, आपकी प्रतिभा का आंकलन करिए। अगर आपके सौभाग्य से आपके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं या घर वाले हैं तो उनसे पूछिए कि क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ, मैं सक्षम हूँ ऐसा सब कुछ कर पाने में, और उनसे राय मशवरा करके। हाँ, मतलब सलाह मशवरा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने बारे में जब भी फैसला करते हैं तो आप अपनी साइड लेते हैं, वो बहुत गलत बात होती है। क्योंकि आपको ये लगता है कि आप तो बहुत ग्रेट हैं, आप जो करते हैं वो बहुत कमाल करते हैं, दूसरे बताते हैं कि नहीं आप इडियट हैं, आपने कोई कमाल नहीं किया। हाँ, तो सबकी राय सबकी राय बहुत जरूरी है, अपना आंकलन बहुत जरूरी है। प्रतिभा के बारे में कि आपने किस प्रकार की प्रतिभा है और कितनी प्रतिभा है, आपको अपनी उड़ान का अंदाजा होना चाहिए, अपनी शक्ति का अंदाजा होना चाहिए, और संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, हर प्रकार के संघर्ष के लिए। उससे डर के कभी सफलता नहीं मिलेगी अगर आप संघर्ष से डर गए। तो मैं हर उस आदमी को दावत देता हूं जिसके अंदर कोई कला है कि उस कला का प्रदर्शन करें। हाँ, वो कला छुपी ना रह जाए, दबी ना रह जाए। देखिए कितने कलाकार हमारे यहाँ, कितने बड़े बड़े लेखक और चित्रकार गुमनामी के अंधेरों में डूबे रह गए क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उस गुमनामी से निकलने की, उस अंधेरे से निकलने की। तो आप समझ लिए कि समाज का और संसार का कितना बड़ा नुकसान हुआ है।
पता नहीं उन लोगों ने क्या लिखा होगा, क्या बनाया होगा। अगर वो समाज के सामने आता तो कितनी कमाल की बातें लोगों को पता चलती। तो जो लोग गुमनामी के अंधेरों में डूबे रहते हैं वो तो बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, नुकसान करते हैं समाज का। उस चीज को बाहर आना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए, लोग समझें, देखें। शायद वो चीज प्रभावित करे लोगों को, प्रेरित करे लोगों को कुछ करने के लिए। तो वो जुल्म करके, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं रही, या वो अपनी कुटिया में मग्न रहने वाले लोग हैं कि हम तो यहीं ठीक है, हम क्यों जाएं। एक मास्टरी की नौकरी कर रहे हैं, 2,500 3,000 5,000 रुपए महीने में आते हैं। भाई कौन जाएगा यार मुशायरा पढ़ने, कौन जाएगा कभी सम्मेलन में। मतलब जो काबिलियत है उसको जमाने को दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए, उसीलिए तो भगवान ने वो काबिलियत दी है इंसान को, उसको दुनिया के सामने आना चाहिए। इसीलिए तो भगवान कोई ना कोई कला देता है कलाकार को। और कला, अगर वो कला घर में ही रह जाए तो कला कहाँ हुई। जी हाँ, जी हाँ। फिर तो रोटी बनाना, सब्जी बनाना सीख लीजिए, वो भी कला है। अच्छा खाना बनाना भी तो एक कला है। जी हाँ, जी हाँ। आपसे बातचीत करके मन तो नहीं भरा, पर हमारी घड़ी जो है वो हमसे ये कह रही है कि अब हम। मैं जानता हूँ इस घड़ी ने हमेशा दुश्मनी की है लेकिन वक्त से लड़ कौन सकता है। कोई नहीं लड़ सकता, और लड़ना चाहिए भी नहीं। इसकी भुजाएं तो चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ बचता रहेगा। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यही क्रम चलता है, यही क्रम चलता रहेगा। लेकिन जाते जाते एक गाना तो आप जरूर सुनवाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का गाना हम नहीं सुनवाया, ऐसा तो हो ही नहीं। ठीक है, ये मेरी फिल्म थी तुमको ना भूल पाएंगे। पंकज पाराशर साहब ने उसको डायरेक्ट किया था और उसमें सलमान खान साहब थे, दिया मिर्जा जी थी, संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया, क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया, क्यों छनके तेरी पायल, क्यों खनके तेरा कंगना। मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया, मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया, मेरी पायल कंगना। अरे अपने होश गवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम ओ क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। खनकता है कंगना, बजती है चूड़ी, मोहब्बत न समझे कहता है अनाड़ी, मोहब्बत नहीं तो कैसी जवानी। रब ने बनाई है जोड़ी हमारी। मेरी चूड़ी और मेरी बिंदिया, मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया, मेरी पायल कंगना। अपने होश गवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। तो कैसे जीऊंगी अपनी मोहब्बत किसको कहोगी। कल जो भी होगा किसको खबर है, जरा सोच तन्हा कैसे रहोगी, कैसे रहोगी।
मैं तो मर जाऊंगी, कुछ कर जाऊंगी। मैं तो मर जाऊंगी, कुछ कर जाऊंगी। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा। हो मेरा सब कुछ तेरे सदके, हाँ मेरा सब कुछ तेरे सदके। सुन ले दिल भर जाने, अरे अपनी जान गवा दूंगा मैं तुझ पे ओ दीवाने। हाँ। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया, क्यों झनके तेरी पायल, क्यों खनके तेरा कंगना। अरे मेरी चूड़ी, मेरी बिंदिया, मेरी चूड़ी, मेरी बिंदिया, मेरी पायल कंगना। अपने होश गवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। जलील शेरवानी साहब, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। वो तो हमें जब खत लिखेंगे तब पता चलेगा जी। और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की, हमारे सुनने वालों से बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने मुझे सुनने वालों से मिलवाया, मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकूं। इसके लिए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं प्रोग्राम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीतकार और संवाद लेखक जलील शेरवानी से निम्मे मिश्रा की बातचीत। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। उजाले उनकी यादों के।